में आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर अनिल कटियार जी, जो कि प्रोफेसर हैं मेरठ कृषि विश्वविद्यालय के और प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर के, सॉइल साइंटिस्ट हैं। तो आदरणीय आपका हार्दिक स्वागत है योगाहार के इस कार्यक्रम में। और हमारे किसान बंधु जुड़े हुए हैं, वो आपको सुनेंगे और उसके बाद अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करेंगे, प्रश्न पे प्रकट करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आएं और मृदा स्वास्थ्य को, खासकर जैविक खेती को लेकर के, प्राकृतिक खेती को लेकर के मृदा स्वास्थ्य कैसे मेंटेन किया जाए उस पर प्रकाश डालिएगा। साथ में किसान भाई भी आपके साथ जुड़ेंगे और वार्ता रखेंगे। श्री कटियार जी। चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के संयोजक लोगों को हमें आमंत्रित करने के लिए। मैं तो पहली बार आपसे मुखातिब हूँ, जुड़ रहा हूँ और बड़ी अच्छी बात है, कम से कम किसान किसी माध्यम से अन्य जनपदों के, अन्य प्रदेशों के हमसे जुड़े। आज का जो विषय मृदा स्वास्थ्य है, सब बड़ी चिंता में है कि सबका भोजन बहुत अच्छी तरीके से मिलना चाहिए। स्वास्थ्य में सबसे भोजन जो हम 3-4 बार लेते हैं, हमारा जमीन से आता है। और जमीन में सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि जमीन हमारी ठीक होनी चाहिए। मिट्टी का स्वास्थ्य जब तक हमारा अच्छा नहीं होगा, तब तक हमारा जो उत्पादित चीजें हैं, चूंकि वहीं से सब आती हैं, तो वो अच्छा कैसे हो जाएगा। मिट्टी के स्वास्थ्य के संबंध में एक तो रसायनों का प्रयोग, शुरुआत में तुम्हारी भोजन की आवश्यकता थी तो हमने उर्वरक रसायन डाल करके अधिकतम उत्पादन किया। बहुत सारी प्रजातियां आई जो अधिक उत्पादन देने वाली थी। अब हमारा ध्येय है कि जो हमने उत्पादित किया है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होना चाहिए, कि हमने उत्पादन इतना कर लिया है कि अब हमें भूखों मरने की कोई समस्या नहीं हमारे देश में, और हम उत्पादित जो भी हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अब हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन उत्पादन हमारा सबसे मुख्य ध्येय है। इसके साथ ही जो उत्पादन के 2-3 तरीके हैं, एक तो हम रसायन विधि कर रहे हैं, हम अधिकतम उत्पादन लेते हैं। दूसरी विधि हमारी कार्बनिक विधि है। कार्बनिक विधि में वो सारी चीजें जो खेत में सड़ने वाली हैं, हमारा आधार है गोबर की खाद, केचुआ खाद, इस टाइप की जो चीजें हैं वो हमारे कार्बनिक पदार्थ के रूप में आती हैं। तीसरी चीज अभी नया शुरुआत हुई है कि हमने गौ आधारित खेती, जो प्राकृतिक खेती हम लोग कह रहे हैं, जो पहले हम लोग करते थे, उस पे आजकल शुरुआत हुई है कि नेचुरल में फिर हम गोबर की खाद भी नहीं डालते हैं और उसमें सीधा सीधा हम गाय आधारित प्राकृतिक खेती करते हैं। बहुत कम रसायनों का इस्तेमाल होता है। तो आवाज आ रही सब लोगों को, जयमाल जी? जी आवाज आ जी आ रही है, जी आ रही। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। हाँ जी। तो मृदा स्वास्थ्य के रूप में सबसे पहले जो हमारी मिट्टी का प्रकार आप जाने, हमारी मिट्टी अधिकतर 3 प्रकार की है पूरे हिंदुस्तान की। मोटे मोटे तत्वों में हम बलुई, दोमट और चिकनी मिट्टी कहते हैं। चिकनी मिट्टी जहाँ पे होती है वहां पे अधिकतर धान और गन्ने की फसल हम लोग करते हैं। दोमट में अधिकतर हम लोग वो सारी फसलें कर लेते हैं जो दलहनी फसलों वाली होती हैं। बलुई वाले में वो चीजें कर पाते हैं जो जमीन के नीचे होती हैं, शकरकंद, मूंगफली, इस टाइप होती हैं। तीनों की प्रवृत्ति अपनी अलग अलग है। मृदा परीक्षण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी है हमारे खेत में, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा मूल आधार है पौधों को उत्पादन करने के लिए, उनकी जड़ों को मजबूती देने के लिए। कार्बन पदार्थ की मात्रा जो हमारी साधारण रूप से 0.5% से 0.7% तक होनी चाहिए खेत में, अब हमारा ये नीचे जा रहा है, यानी कि 0.3 है कहीं कहीं और कहीं कहीं 0.2 तक चला गया है। यानी जो हमारे कार्बनिक खेती के किसान भाई हैं, उनका ये कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम से कम 0.75% आपकी होनी चाहिए। जितना आप ऊपर बढ़ा लेंगे उतना उत्पादन में आपकी बढ़ोतरी होगी। अधिकतर कार्बनिक पदार्थ जब हम कम होता है हमारे खेत में, तो हमारा उत्पादन जो है 50% तक मिलता है। ये कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अगर हम 1% कर लेते हैं जाकर के, तो 80 से 90% तक हमारा उत्पादन होता है। तो कार्बनिक पदार्थ वो सारे पदार्थ हैं जो सड़ने वाले हैं, और सड़ के वो काले रंग की चीज उत्पादित करते हैं। उसमें चाहे ह्यूमस हो, ह्यूमिक एसिड हो,
तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हमें किसी तरीके से मेंटेन करनी है, और उसके लिए हमें हरी खाद, गोबर की खाद, केचुआ खाद, घर का जो भी वेस्ट है, या गन्ना बहुत क्षेत्रों में से है तो गन्ने के मैले इसको कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें ऋण आयन होता है, ऋण आयन, जैसे हम धन ऋण कहते हैं। और जो भी हम उर्वरक डालते हैं या कोई हमारे पोषक तत्व होते हैं, अधिकतर वो धन आयन के होते हैं। यानी कि जितनी मात्रा आपके खेत में कार्बनिक पदार्थ की होगी, उतने ही पोषक तत्व उसके साथ जुड़े रहते हैं। अन्यथा कम होने की दशा में ये कार्बनिक पदार्थ कमी से जो पोषक तत्व हैं वो ऐसी भूमि में पड़े रहते हैं, या तो बह जाएंगे या फिर उड़ने वाले हैं तो उड़ जाएंगे। तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जितनी अधिक होगी, उतने ये पौधे के लिए उत्पादन करने वाले पोषक तत्व उसी से जुड़े रहेंगे, क्योंकि पौधों को हर समय कुछ ना कुछ चाहिए होता है पोषक तत्वों के रूप में। तो जितना कार्बन पदार्थ होगा, पोषक तत्व उससे उतने जुड़े रहेंगे, और जब जरूरत होगी पौधों को, तब वो जड़ों से अवशेषित करके लेते रहते हैं। कार्बनिक पदार्थ हमें किसी तरीके से मेंटेन करना है, और इसकी मात्रा 0.7 से ऊपर जो कार्बनिक पदार्थ वाले जो खेती करने वाले लोग हैं, उनको इसमें बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा तत्व आता है पीएच। पीएच की कोई परिभाषा नहीं होती है, लेकिन हाँ, पीएच एक ऐसा बुखार की तरह मान के चलिए, 0.6 से लेकर के 0.75 तक ये पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए। ये पीएच मान जो आपकी पर्वतीय मिट्टियां हैं, जहाँ पे बारिश ज्यादा, वो अम्लीय हो जाता है, और जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, बारिश कम होती है, उनमें ये क्षारीय हो जाता है। क्षारीय होने की दशा में पीएच मान 7.5 से ऊपर चला जाता है, और ये पीएच मान बढ़ने के साथ साथ जो हमारा एक गणित होता है खेती का, वो पूरा गड़बड़ा जाता है। यानी कि पोषक तत्व कोई तो मिलते नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मिलने लगते हैं, जहरीले हो जाते हैं, यानी कि प्रवृत्ति उसकी खराब हो जाती है। यानी शरीर का जो हमारा संतुलन है मिट्टी का, वो एकदम इतना खराब हो जाता है कि पोषक तत्व हमारे पड़े रहते हैं जमीन में, और वो हम ले नहीं पाते हैं। तो पौधों के पोषक तत्वों को उपलब्ध होने के लिए सबसे अच्छा पीएच मान आपका 6.5 से 7.5 है। ये हमें किसी तरीके से मेंटेन रखना, किसी भी दशा में ये ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन साधारण तरह का हमने मिट्टी परीक्षण से देखा है, ये पीएच मान 7.5 से 8 के बीच में जा रहा है। यानी कि पीएच मान जैसे ही आपका 8 से ऊपर जाएगा, 8 से 8.5 होगा, यहाँ पे आपकी दलहनी फसलें आपकी नहीं होंगी। 8.5 से 9 के बीच अगर आपका पीएच मान आपका हो गया, तो यहाँ पे कोई भी तेल वाली फसलें या धान गेहूं गन्ना आपका नहीं होगा। इसके बाद 9 से पीएच मान जैसे ऊपर होगा, यहाँ पे घास भी नहीं होगी। यानी कि ये मिट्टी अब आपकी ऊसर हो गई। ऊसर होने पर इसमें पानी भरने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि पानी दलदली आपका हो जाता है, मिट्टी के कण बिखर जाते हैं, और जो भी हमने कार्बन पदार्थ आपका डाला है वो भी आपका खराब हो जाता है। यानी पीएच मान इतना इम्पोर्टेंट है कि 6.5 से 7.5 से ज्यादा आपका किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। इसके बाद नाम आता है ईसी का। ईसी वो एक इकाई है जिसमें साल्ट का कंसंट्रेशन 0.23 के आसपास होना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी ऊसर आपकी हो गई है, तो ये 1 से ऊपर चला जाता है। यानी कुछ ऐसे प्रांत हैं जहाँ पे जमीन से जो पानी आपका निकल रहा है, उसका बहुत ज्यादा साल्ट है, या बाल्टी में आपने देखा होगा रात भर भर देते हैं तो उसमें चिकना चिकना हो जाता है। सिंचाई के लिए ऐसे पानी का प्रयोग अगर हम करते हैं, तो बहुत जल्दी ही आपका ये ऊसर की तरफ बढ़ जाता है। साल्ट का कंसंट्रेशन 0.23 के आसपास होना चाहिए। इसके बाद बात आती है आपके फास्फोरस की। फास्फोरस और पोटास ये ऐसे तत्व हैं जो पौधों के लिए हमेशा चाहिए। अब जो कार्बनिक खेती करने वाले लोग हैं, उनके लिए आवश्यक है कि इतनी मात्रा आपको खेत में कार्बनिक पदार्थ की पहुंचा दें, उससे आपूर्ति आपकी होने लगे, अन्यथा वो उत्पादन वहीं से गिरने लगे। क्योंकि पौधों को जिंदा रहने के लिए फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीज, ये कई ऐसे पोषक तत्व जो चाहिए होंगे। अब पौधे को जो हमारी प्रजातियां अधिकतर हैं, वो अधिकतम उत्पादन देने वाली हैं, जिनको पोषक तत्व ज्यादा चाहिए। ये पोषक तत्व चाहे आप उर्वरक के रूप में दें या किसी अन्य माध्यम से पौधे को मिलना चाहिए। तो हमारी कोशिश ये होती है कार्बनिक पदार्थ हम जितना जमीन में बढ़ा लेंगे, ये धीरे धीरे सप्लाई हमारे पोषक तत्वों में मिलती रहेगी।
अब बात आती है कि अगर आपने मिट्टी का परीक्षण आपको कराना है तो सबसे पहले आप मिट्टी का परीक्षण कराएं, और उचित होगा कार्बनिक खेती शुरू करने से पहले कम से कम आपका कार्बनिक पदार्थ का स्तर खेत में 0.7% तक ले जाएं। तब आप खेती करना शुरू करेंगे तो आपका उत्पादन में बढ़ोतरी आपकी होगी और उत्पादन में गिरावट आपका नहीं आएगा। अगर आपका मिट्टी के परीक्षण कराने के लिए आवश्यक होगा कि आप 1 एकड़ में 4-5 जगह से मिट्टी आप ले लीजिए, और वो 6 से 7 इंच यानी जितने में गुड़ाई बुआई आप करते हैं उतनी गहराई से सैंपल लीजिए, उसको आप सुखा लीजिए, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में इसको टेस्ट करा लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम परीक्षण नहीं करा पाए हैं तो अच्छा ये होगा कि आप उसके रंग को देख सकते हैं। रंग को नहीं देख पा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप हाथ में मिट्टी लीजिए और एक थोड़ा सा पानी कहीं पे ले लीजिए, मिट्टी को हल्के से रगड़ के देखिए, यानी गीली मिट्टी को रगड़ के देखें तो आपको एक महसूस होगा इसमें चिकनी मिट्टी की मात्रा ज्यादा है या बलुई मिट्टी ज्यादा है। ये थोड़ा सा आपको अनुभव करना पड़ेगा। जब आप अनुभव कर लेंगे तो आपको बलुई मिट्टी रेतीली किरकिरी से लगेगी, चिकनी मिट्टी चिकनी जैसे लगेगी, दोमट में दोनों अंश लगेंगे। तो जितनी चिकनी मिट्टी आपकी होगी उसमें पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता उतनी अच्छी होती है। मिट्टी पहचान आप घर पे कर सकते हैं, और इसमें पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए आपको कोई ऐसे सारे तत्व डालने हैं जिसमें कार्बनिक पदार्थ आपका बढ़ सकता है। कार्बन पदार्थ के बारे में एक और अच्छी बात यह है कि जितनी मात्रा आप बढ़ाएंगे उनमें पानी सोखने की क्षमता, यानी कि 1 किलो मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता 300 ग्राम होगी। अगर आपका कार्बन उतना है, यानी कि जो सड़ा हुआ गोबर आपका है उसकी सोखने की क्षमता 600 से 700 ग्राम तक आपकी होती है। इसी तरीके चिकनी मिट्टी 40 से 50 आपकी होती है, बलुई में 20 से 30 ग्राम ही पानी आपका सोख पाएगा। तो जल धारण की क्षमता आपकी सबसे ज्यादा कार्बन पदार्थ में आपकी होती है। इसी तरीके ताप, यानी कि इसका रंग काला होता है, जो टेम्परेचर आपका होता है जमीन के लिए ऊष्मा मिलने की क्षमता होती है आपकी, आपके टेम्परेचर ये कार्बनिक पदार्थ से शोषण होता है और इससे सारी चीजें आपकी निर्भर करती हैं। इसके अलावा चूंकि जमीन में पोषक तत्व तो इसी में अवशोषित होते हैं, इसके अलावा जल धारण की क्षमता होगी और इसके बफर कैपेसिटी कहते हैं। अगर कोई चीज आपकी ज्यादा पड़ गई है तो ये नुकसानदेह आपका नहीं होता, ये आपके आराम से पड़े रहते हैं। एक और है कि जमीन में कोई तत्व आपने जो भी डाले हैं उसका एक एनवायरमेंट है, यानी कि जीवाणु या ऐसे लाभकारी पोषक तत्व जो जीवाणु के माध्यम से पौधों को मिलते हैं उनकी संख्या बढ़ाने का भी काम करता है। जैसे केचुआ है, अगर आपने रसायन डाल दिए तो केचुआ कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो भी तत्व हम डाल रहे हैं, जैसे हमने नाइट्रोजन का प्रयोग किया है तो इसमें नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं जो इन तत्वों को उपलब्ध के रूप में बनाते हैं। यानी कि हमारे वातावरण और जमीन का वो ठीक तभी होगा जब हमारे कार्बन पदार्थ की मात्रा इसमें अच्छी होगी। तो इसमें हमारे जीवाणु होंगे, जीवाणु के अलावा बहुत सी लाभदायक फफूंदी होंगी, इनकी मात्रा धीरे धीरे आपकी बढ़ जाती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कार्बन पदार्थ की मात्रा किसी तरीके से आपकी बढ़ानी चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं बताना चाह रहा था। अब आपके अपने जो सवाल है वो आप पूछ सकते हैं, लिख लें कहीं पे, इसके बाद बता दें। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थ की जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं, कार्बन पदार्थ में कैटायन एक्सचेंज यानी कि धन आयन के रोकने की क्षमता 60 से 70% तक होती है। यानी कि जो हमने पोषक तत्व जमीन में डाले हैं वो 60 से 70% तक इसी में बॉन्ड बने रहते हैं, चिपके रहते हैं। जब पौधों को चाहिए होते तब उनको मिल जाता है। अब आप किसान भाई कुछ अपने जो भी जुड़े हुए लोग हैं जो आप चाहते हैं कुछ चीज हमसे पूछें तो हमसे आप सवाल करें तो बेहतर होगा, उसी तरीके से आगे की बात जारी रखें। डॉक्टर साहब प्रणाम। और जी नमस्कार। सदन के सभी लोगों को नमस्कार, और गुरुदेव को भी नमस्कार। जैसे कि आपने बताया कि मिट्टी में जो कार्बन का परसेंटेज है, जी शायद जी। हम इसे CN रेशो बोलते हैं। सीएन रेशियो नहीं कहते, कार्बनिक पदार्थ ही उसको नापते हैं, प्रतिशत हाँ, प्रतिशत में जो आता है ये है, दशमलव। जैसे नाइट्रोजन का जो अपटेक है वो क्या जी सीधे सीधे कार्बन के परसेंटेज पे डिपेंड करता है?
नहीं, नाइट्रोजन का दो रूप में पौधे लेते हैं। एक जी। नाइट्रेट के रूप में लेते हैं जिनमें पानी नहीं भरता, यानी धान गेहूं गन्ना जिनमें पानी नहीं भरता, और में नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोसोमोनाज एक बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन किसी रूप में, चाहे गोबर में आपकी हो, चाहे हम्म। यूरिया के आप में दें, तो वो पौधे नाइट्रेट के रूप में लेंगे, और धान के खेतों में अमोनिया के रूप में लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा सीएन रेशो को जरा डिस्क्राइब करें। कार्बन नाइट्रोजन के रेशियो अगर आपका अच्छा है तो खेत आपका ठीक होगा। कार्बन पदार्थ की मात्रा आपका ज्यादा होगी तो कार्बन खेती के लिए अच्छा है। तो अभी जो सबसे बढ़िया रिसोर्स कार्बन बढ़ाने के लिए हरी खाद के अलावा और क्या हो सकते हैं? हरी खाद के अलावा देखो, सबसे अच्छा तो हमारे पास जो उपलब्ध है वो सड़ने वाली कोई भी चीज हो खेत में जानी चाहिए, क्योंकि हमारा जानवर कम हो गए हैं। और जी। हमने इसमें हरी खाद के रूप में हम डाल सकते हैं। हरी खाद के रूप में एक ढैंचा आता है, ढैंचे में दो प्रकार का ढैंचा होता है। एक के तने में गांठें होती हैं, एक के जड़ों में होती है, यानी कि एक ऐसा होता है जड़ और तने में दोनों गांठें होती है। अगर वो प्रजाति आपको मिल जाए तो सबसे अच्छा है। उसमें ऊपर भी ऐसे गांठें होती है जिसमें नाइट्रोजन सोखने की क्षमता, उसमें बैक्टीरिया उसके तने में भी होते हैं। तो ढैंचा आपका हो गया। इसके अलावा आपको लगता है, आपने देखा होगा जो लोग बरसीम बोते हैं, जी। बरसीम लगातार जहाँ पे बोते हैं उस खेत की जमीन उपजाऊ हो जाती है। और जी। चूंकि हमारे घर के करीब में होता है इसलिए हम हमेशा बरसीम उसी में बोते हैं। जी। लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि जब बरसीम के खेत को खत्म करके कोई चीज हम लगाते हैं तो उसमें जमीन में उत्पादन करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है, यानी कि जी। उससे आपका कार्बनिक पदार्थ बढ़ जाता है। जी। लेकिन होगा क्या, जब नई जगह जब आप बरसीम करेंगे तो उतनी अच्छी पैदावार होगी नहीं, क्योंकि जो उसमें बैक्टीरिया राइजोबियम होते हैं वो जमीन में छूट जाते हैं। तो नई जगह करने के लिए बरसीम जब भी आप बोएं तो जी। पुराने खेत की मिट्टी को वहां पहुंचा दें, यानी कि वो जीवाणु जो राइजोबियम के जड़ों में गांठे बनाते हैं वो आप जी। मिट्टी के साथ वहां पहुंचा देंगे तो वहां होने लगेगा। अब बरसीम से अच्छी हरी खाद और किसी की नहीं होती है। अगर आपको लगता है हरी खाद हम नहीं बो पाए हैं, सनई जी। हमारे पर नहीं है, ढैंचा हमारे पर नहीं है, बरसीम से आप कर सकते हैं। आखिरी कटिंग आप ना खिलाएं, आखिरी कटिंग को जमीन में जोत दें, तो इससे अच्छी हरी खाद आपकी और कोई नहीं होती। सनई ढैंचा से भी अच्छी होती है। जी। जी। जी, आपने ढेंचा में जैसे बताया कि दोनों अलग दो प्रकार के होते हैं, एक में जी जी जड़ों में जी गांठें होती हैं, एक में ऊपर गांठें होती हैं। तो ये जो जी और एक एक ढेंचा बताया जिसमें ये दोनों होती हैं, ऊपर भी होती है नीचे भी होती हैं। जी 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 जी। तो कृपया करके उसकी जो वैरायटी है वो उस पे अभी कहाँ पर काम हो रहा है और कहाँ उपलब्ध हो सकती है? ये एक्चुअली में IRI में आपको मिल जाए, क्यूलाटा करके नाम है, एक क्यूलाटा करके। वो वैरायटी इक्विलाटा। है कहेंगे कुछ। हाँ, जी जी जी। तो वो जी। जी। उसमें दोनों होती है, उसकी हरी खाद ज्यादा अच्छी मानी जाती है। जी। 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 अ, और डॉक्टर साहब जी जैसे रविंद्र कि जी। हाँ, जी बताएं बताएं। जैसे बारिश में अभी हमारे यहाँ पे क्या है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप एक प्रोग्राम है। जी जी एक जिला एक फसल। तो जी अभी हमारा नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट को मिला है गुआवा। जी गुआवा की क्रॉप मिली है। तो गुआवा जी पे यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइम पे फ्रूट बोरर लगता है बारिश में। जी और बारिश में जी उसका टेस्ट में भी वेरिएंट आ जाता है। तो क्या हम मिट्टी जी। सॉइल का स्ट्रक्चर मेंटेन करके और ये सब करके ये रेनी सीजन वाली क्रॉप ले सकते हैं? नहीं, रेनी सीजन की क्रॉप अगर आपको लेनी है तो उसमें फिर आपको ये लूर आते हैं, पौधों को पौधों पे लटकाए जाते हैं और कीड़ों को आकर्षित करने के लिए, यानी फल वेधक मक्खी जो जैसे ही आपका फूल बनता है जरा जरा से उसमें फल बनने की शुरुआत हो तो उसी समय फल वेधक मक्खी उसके अंदर अंडे दे देती है। अंडे देने के बाद जैसे ही फल बढ़ना शुरुआत होती है तो आपको बाहर से नहीं दिखता है, खाली एक काला सा धब्बा दिखेगा, अंदर उसमें कीड़े नजर आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी अमरूद की फसल में कीड़े बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो जी। बरसात की फसल को आप ना लें, किसी तरीके से इसको नष्ट कर लें। और जी। इसके अलावा फिर आप जाड़े वाली फसल ले लें तो वो ज्यादा लाभकारी होगी और आपको दाम भी अधिक मिलेंगे। इसका जमीन से और उर्वरकों से कोई मतलब नहीं है, इसका सिर्फ एक फल मक्खी होती है जो आपका डंक मार करके अपने अंडे दे देती है फल के अंदर, वो फल फल जो है खराब हो जाता है। हाँ, और डॉक्टर साहब ये बारिश की जो क्रॉप आती है इसमें टेस्ट में भी वेरिएशन आ जाता है। हाँ, उसका पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा वो फल बहुत अच्छे माने जाते हैं, या बहुत अच्छी क्रॉप होती है जो अधिकतर नमी जहाँ कम होती है, शुष्क मौसम में
ये फल ज्यादा रसीले और मीठे आपके होते हैं। जैसे राजस्थान से कोई फल आपको आ रहा है वो ज्यादा मीठा होगा। जैसे राजस्थान से आजकल अमरूद की फसल हर समय आती रहती है, वहाँ फल की मात्रा, फलों जी में स्वाद की मात्रा ज्यादा अच्छी होती है। आपने सुना होगा अधिकतर प्रजातियां जो आपके ड्राई फ्रूट की कैलिफोर्निया अमेरिका से आती हैं, वहाँ पे कोई नमी नहीं है। लेकिन नमी बढ़ने की वजह से स्वाद आपका खराब हो जाता है। पानी की मात्रा जैसी आपकी बढ़ती है, जी जी स्वाद जी। उसमें खराब होने लगता है। अगर आपको लगता है स्वाद हमारा खराब हो रहा है तो बरसात की फसल को नष्ट कर लें। नष्ट करने के लिए कई तरीके आपके हैं। पानी कम कर दें, फल झाड़ दें। अगर आप तरफ बहुत ज्यादा आपका है तो उसमें एक अमरूद के जो तोड़ाई का तरीका है, उसमें जैसे अमरूद आपने तोड़ा है तो उसमें 2 पत्तियां 3 पत्तियां तोड़ने का क्रम होता है। अगर आपको एक फसल लेनी है तो 2 पत्तियां तोड़ी जाती हैं, प्रूनिंग की जाती है, तो केवल आपकी जाड़े की फसल आएगी। अगर आपको दोनों फसल लेनी है तो नीचे की 2 पत्तियां तोड़ी जाती है। ये थोड़ा टेक्निकल है, किसी समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी 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 जी। और किसी का सवाल कोई? जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, कोई सा सवाल आप पूछें, कार्बनिक के अलावा कुछ ऐसे सवाल आपके हैं? हेलो सर, नमस्कार। हम बिहार के नमस्कार भोजपुर जी। जिले से बोल रहे हैं। जी हमारा बेल होता है जो श्रीफल, अभी उस समय पर फल लगा हुआ है, मगर वो इस तरीके से झड़ रहा है। वो पता नहीं उसमें क्या कमी है। बार बार मतलब जितना भी फल थोड़ा सा बड़ा हुआ है, अमरूद से थोड़ा सा बड़ा हुआ है, और अभी मतलब 2 दिन 4 दिन में इस तरीके से टपक करके गिर रहा है। उसमें क्या कमी है, क्या कार्रवाई किया जाए? देखो जी, जो बेल का फल है ये शुष्क मौसम का फल है और ये कांटे इसमें होते हैं। तो कोशिश आप करें पानी की मात्रा कम कर दें। ऐसा नहीं ट्यूबवेल के किनारे लगा हुआ या घर में लगा हुआ आपका? घर में है, कहाँ पे है पेड़ ये? नहीं, घर में है, मगर उसमें वहाँ पर पानी की मात्रा कम है। पानी मात्रा नहीं है, नदी के किनारे नहीं है, साइड में है। हाँ, वो देख लीजिए। घर में ऐसा होता है, घर में जो हमारे पेड़ होते हैं जब भी फल आना शुरुआत होती है, हर हमारे परिवार का सदस्य उसमें कुछ न कुछ पानी डाल आता है। जो खेत में होते हैं तो हम 1 महीने में 2-3 महीने में उसमें पानी देते हैं, लेकिन घर में जब होता है दूसरे तीसरे उसमें डालते रहते हैं। इसके अलावा जो फल देने वाले कोई भी पेड़ हो उनमें आपको पोषक तत्वों की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरी है। उसमें कितने साल का पेड़ आपका है? दस कितने? बारह साल का है। उसमें कोई आप खाद वगैरह डालते हैं कभी? खाद तो नहीं डाले हैं सर कभी। हाँ, नहीं वो डालिए, क्योंकि जो भी आप पौधा से कोई भी फल ले रहे हैं तो उसमें पोषक तत्व तो चाहिए होंगे। खासतौर पर जब फल हमारे आते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, एनपीके। 10 साल का अगर आपका पेड़ है तो 1 किलो एनपीके और 250 ग्राम पोटास आप उसकी जड़ों में डालिए। कोशिश करिए कि बरसात में आप डाल दें, क्योंकि इस समय फल लगा हुआ, अभी डाल दें आप जड़ों से दूर, यानी कि जड़ से 2-3 फीट आप दूर डाल करके गोलाई में गड्ढा बनाए। उसमें आपका 1 किलो एनपीके और 250 से 300 ग्राम पोटास डालिए। अगर आपका बेल का फल फट रहा है या अंदर से काला हो रहा है तो इसमें 100 ग्राम बोरान, बोरान ये एग्रीकल्चर ग्रेड का आने लगा, दानेदार भी आता है, पाउडर भी आता है, इसको आप डाल दिए तो आपका ठीक हो क्या डॉक्टर साहब, क्या ऐसे ये जो फल को रोकने में बोरान का कितना महत्व है जो फूल ड्रॉप होता है? थोड़ा इसका मार्गदर्शन करें। जाएगा। फल फल अगर ड्रॉप आपका हो रहा है तो एक हार्मोन आता है प्लानोफिक्स करके, उसका स्प्रे कर दें। लेकिन जब आप पोटास और आपका जिंक और बोरान आप डाल देंगे तो फल ड्रॉप होगा नहीं। दूसरा कुछ नेचुरल भी है, जितनी उसकी कैपेसिटी उतनी फल धारण करेगा, नहीं तो वो झड़ जाएंगे। अगर आपको झड़ने में देख लीजिए कोई बीमारी या कालापन तो नहीं उसमें आ रहा है तो आप ट्रीटमेंट करें, नहीं तो नेचुरली जो है वो 30 से 40% फल आपके झड़ेंगे। जिनका साइज आपका बड़ा हो गया वो झड़ रहा, तब आप इसका ट्रीटमेंट जरूर करें। और इसमें पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा महत्ता है। फल आपको ज्यादा लाने हैं तो प्लानाफिक्स एक हार्मोन होता है, उसका स्प्रे करते हैं तो ये फूल नहीं झड़ेंगे। और डॉक्टर जुड़े साहब, हुए सदस्य कोई सब? जी जी पता। हम यहाँ पे एक क्रॉप और कर रहे हैं 2014 से, जी ड्रम स्टिक मोरिंगा। जी जी उसकी 8 वैरायटी है, एक मैंने खुद ने बनाई है अभी, तो उसको पेटेंट जी भी कराना है। तो जी मोरिंगा में क्या है, सबसे बढ़िया रेट होते हैं विंटर सीजन में। जी ठंडी में इसका रेट चला जाता है 120 रुपए केजी तक, होलसेल रेट। जी जी
जी और ये यही रेट जब ये गर्मी में क्रॉप आती है तो गर्मी में नेचुरली ये ज्यादा आती है, क्योंकि ये वो टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज्यादा इसका प्रोडक्शन डिपेंड करता है। तो अभी जी विंटर में मैक्सिमम यील्ड कैसे ली जाए, थोड़ा इस पे भी प्रकाश डालें, क्योंकि ड्रम स्टिक में क्या होता है, 25 डिग्री के नीचे जैसे ही तापमान होता है तो जी ये क्या फुल ड्रॉप करना शुरू कर देता है। जी जी अभी जबकि इसमें ये हाँ मिर्ची की तरह फसल है। इसमें सितंबर जी अक्टूबर से जो आना शुरू करेगी तो ये जून तक चलती है। जून में जब पहली जी बारिश होती है तो तब तक ये आया वो तोड़ लिया, ये आया वो तोड़ लिया, लेकिन सबसे ज्यादा यील्ड मिलती है मार्च के बाद में, अप्रैल मई में। और अभी जी सितंबर अक्टूबर से आना तो शुरू हो जाता है, लेकिन ये फुल ड्रॉप होने के कारण जैसे टेम्परेचर 22 डिग्री 21 डिग्री हुआ हो तो वो थोड़ा दिक्कत करने लगता है। तो थोड़ा सा कोई अगर ऐसा आपके पास टेक्निकल उपाय है बताएं तो, जिससे हमारे किसानों की आय बढ़ सके। देखो ये मोरंगा के बारे में बहुत बढ़िया है कि ये विश्व का एक ऐसा पेड़ है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट मैक्सिमम मात्रा में पाए जाते हैं। एक छोटी सी मैं बात आपको बताऊंगा जानकारी के लिए। अफ्रीका जैसी कंट्री में न्यूट्रिशन के बहुत बड़े प्रोग्राम चलाए जा रहे थे, और अमेरिका उनके लिए बड़ी सहायता देता है कि इनके माल न्यूट्रिशन वहां पे था, अच्छा लोग भोजन नहीं कर पाते थे, बहुत ज्यादा खर्च होता था। उसके बाद किसी ने एनजीओ के माध्यम से वहां पे मोरंगा के पौधों का वितरण शुरू किया। जैसे ही मोरंगा लोगों ने वहाँ उपयोग करना शुरू किया, पत्तियां और फल से लेकर के अन्य चीजें में जब खानी शुरू की, तो वहां पे माल न्यूट्रिशन की समस्या शुरू होगी और अमेरिका का बहुत बड़ा जो अनुदान जाता था वो बंद हो गया। अब आपकी जो समस्या है कि जाड़े में फसल आपके आ रहे हैं उसको रोकना है, तो आपको ये करना है कि जाड़े में फल आने की प्रवृत्ति को आपको इसी तरीके से कम करना है, यानी कि आपको बरसात के समय में फिर आपका उपयोग जो आप करते हैं इनका पोषक तत्वों का या उसकी देखभाल जो करते हैं थोड़ी सी कम करें। आप कोशिश करें कि साइकिल को शिफ्ट कर दें, यानी कि जो फल आपके दिसंबर में आने वाले हैं, जाड़े में आने वाले हैं, वो आपके फरवरी मार्च में आना शुरुआत हो, तो साइकिल को थोड़ा सा आप डिले कर लें। और जैसे ही आपका जनवरी महीना आता है उस समय आप फल को चाहते हैं, तो उस समय आपके न्यूट्रिशन 2 बार अधिकतर पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं। ये तो जनवरी के महीने जब हमारे पौधे सुसुप्तावस्था में होते हैं। दूसरा बरसात के समय में, तो बरसात में न्यूट्रिशन आप कम कर दें या बंद कर दें। जनवरी के महीने में आप डालेंगे तो फिर आपका जून में जाकर के अच्छे फल आपके आएंगे। किसी तरीके साइकिल को आपको शिफ्ट करना है, और ये पोषक तत्वों से ही संभव है। हाँ वही, अभी डॉक्टर साहब क्या है कि हम चाहते हैं कि वो गर्मी में कम आए, और क्योंकि उस समय रेट कम रहता है, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम जी यील्ड, मैक्सिमम जो रेट रहता है वो विंटर में ही रहता है, मतलब नवंबर टू फरवरी। वो आपको साइकिल को शिफ्ट करना है। आपको पोषक तत्वों का संतुलन उसी तरीके से रखना है, उसी तरीके से हार्मोन का प्रयोग करना है, जिससे कि पौधे आपका उत्पादन तब दें जब हमें जरूरत है। तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये आपको थोड़ा सा वॉच करना है कि हमारे फल कब आते हैं, फूल कब आते हैं, और न्यूट्रिशन हम कब देते हैं। तो ये आप अपने आप अनुभव करिए, उसको शिफ्ट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। अच्छा, जो प्लानोफिक्स आपने हार्मोन बताया है ये बायर का कंपनी का आता है, तो ये प्लानोफिक्स इसको ऑर्गेनिक में कैलकुलेट करेंगे या रासायनिक में सर? ये ऑर्गेनिक मान के चलिए, है तो रसायन, लेकिन हार्मोन जो है वो कार्बनिक उसमें आते नहीं, ऑर्गेनिक उसमें मतलब केमिकल में नहीं माने जाते हैं। हार्मोन जैसे हमारे शरीर में उत्सर्जित होते हैं, तो ये नहीं माने जाते हैं। लेकिन सर बॉटल के ऊपर लिखा रहता है नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, जो हाँ एन हाँ वो उस जो एन कि है। ए हाँ NaA, हाँ जी। हाँ, हार्मोन का अपना स्वरूप है। जैसे कई तरह की 2,4-D भी हार्मोन के रूप में आता है, एन ए आता है, तो नेफ्लिन एसिटिक एसिड ये जो फल झड़ने होते हैं उसको रोकता है। यानी कि अगर हमने पानी बहुत ज्यादा डाल दिया, अधिकतर हम जब फूल की अवस्था में होता है पानी को हम रोकते हैं, क्योंकि जहां से फूल आपका बनता है उसी ज्वाइंट पे पानी की मात्रा बढ़ने से जी वो ज्वाइंट वहां से टूट जाता है, तो फूल हमारा झड़ जाता है। तो प्लानोफिक्स जो हमारा काम करता है उस चीज को मजबूती प्रदान करता है, जहां से फूल जुड़ा हुआ होता है तो नहीं झड़ता है। जी जी डॉक्टर सर, साहब। और कोई किसी का सवाल? खेती बाड़ी या घर में कोई चीज आप ऐसा कर रहे हैं जो आप हमसे बात कर सकते हैं? और डॉक्टर साहब एक चीज अभी हम लोगों ने जी HRM 99, जी हरिमन 99, हरिमन शर्मा साहब की जो वैरायटी है एप्पल की, तो जी वो अभी हमने हमारे मध्य प्रदेश में टेम्परेचर चला जाता है नियर अबाउट 44। शरद जी आप जी जुड़े हुए हैं क्या? शरद वर्मा जी।
हमारे एक और उन्नतिशील किसान है जिनने अभी कृषि कर्मण अवार्ड लिया है मोदी जी से। जी जी वो भी इस मीटिंग में है। तो हम क्या है, जी शाम को अक्सर कृषि लोग अभी चर्चा करते हैं, तो हम कृषि कृषि सत्संग करते हैं दोनों मिलके, कभी भी जी जब भी जैसे समय मिल जाता है। तो अभी हम लोग जी वो जी वैरायटी को टेस्टिंग में डाले। हमारे यहाँ का तापमान चला जाता है 44 to 45 तक, कभी कभी 46 भी हुआ है, लेकिन वो रेयर हुआ है। तो ये मध्य जी प्रदेश जी में जो मालवा रीजन है, तो क्या अभी जी। इसमें कुछ हमें अलग से कुछ प्रबंधन करने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, देखिए, हमें सेव के बारे में ज्ञान नहीं है भाई, हम इसलिए इसके बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। जी बेसिकली जी मैं जी। मृदा का आदमी हूँ, हमसे मिट्टी से जुड़े हुए पोषक तत्वों से संबंधित ऐसी चीजें आप पूछे तो मैं अच्छे से आपको बता पाऊँ, क्योंकि ये जी ऐसा ज्ञान है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बहुत बार हम ऐसी चीजें लगा देते हैं हमारे जी। टेम्परेचर या एनवायरनमेंट में नहीं होता। जैसे खजूर कई बार लोग लगा देते, फिर कहते इसमें नमक आप डालिए। हाँ तो हाँ। एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, जी। और जो हमारे एनवायरनमेंट सूट करे वही पौधे आप उगाएं तो ज्यादा अच्छा है। आप शो के लिए या दो चार पेड़ अपने ट्रायल के लिए कर सकते हैं। सेब की कुछ प्रजातियां ऐसी आ गई हैं जो आपकी मैदानी भागों में होने लगी हैं, लेकिन उसमें वो स्वाद और वो रंग आपको नहीं मिलेगा। जी 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 जी। शरद भाई, आप जुड़े हुए हैं क्या? धन्यवाद जी आदरणीय जी, आदरणीय शरद वर्मा जी। जी जी। हाँ शरद जी, वो जो सॉइल रिलेटेड जो मैटर है, जैसे हम यहाँ एक हमारे शरद जी जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और पूरे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं साइलेज के ऊपर। मक्का जब जी जी 60 दिन की हो जाती है, तो जी जब वो उसका दाना दूध पे रहता है, जब मैक्सिमम न्यूट्रिशन उसमें रहते हैं, तो उसको उस स्टेज पे चॉपिंग करके, और जी भाई साहब जर्मनी गए थे तो वहां से ये पूरा कंसेप्ट देख के आए थे, और अभी 9,000 कुंटल का इन्होंने उत्पादन भी किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उससे गौ माता का कहीं ना कहीं पोषण हो रहा है। तो मक्के में न्यूट्रिशन के बैलेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर दें। देखो जी। जी बहुत अच्छा। जी जी, कुछ बोल रहे थे आप? जी जी शरद जी। मक्के के विषय में भी बताना है, आप बताइए न्यूट्रिशन के विषय में। मक्के में जो देखो जी। डॉक्टर साहब, मक्के में क्या होता है कि अगर रेगुलर क्या है, बार बार रिपीट करते हैं, तो वैसे तो हम उसमें कार्बन बढ़ा ही रहे हैं, गोबर का खाद डालते ही है, लेकिन अभी जी उसको 60 दिन की फसल होने के बाद काट लिया जाता है जमीन जमीन के लेवल से पौधे को, और उसके जी जी बारीक बारीक चॉपिंग करके रैपिंग करके उसको रख दिया। 700 रुपये कुंटल के आसपास ये बिक जाता है। जी तो जी। उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू मेंटेन रहे, गौ माता के लिए जो फीड जा रहा है वो वो भी पोषक तत्वों से भरपूर हो। तो इस दिशा में थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन चाहिए कि अभी उस सॉइल में हम क्या क्या चीजें मक्के की क्रॉप के हिसाब से मेंटेन करें। देखो, ये मक्का एक ऐसी फसल है जो एक इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल की जाती है, यानी वो पोषक तत्व जो आप डालेंगे वो मक्के में तुरंत दिखते हैं। और आप न्यूट्रिशन के रूप में ले रहे हैं, तो जो पोषक तत्व हम खाते हैं या हम खिलाना चाहते हैं, यानी कि जमीन से मक्का एक ऐसी फसल है जो 35 पोषक तत्व जमीन से लेती है। हम लोग डालने के रूप में अगर कार्बनिक पदार्थ भी अगर आपने डाला तो 10 से 12 इसमें मिलते हैं, और बाकी आपका जमीन से पौधा ले रहा है। तो जमीन में पोषक तत्व की मात्रा आपको बढ़ानी है, जो आप उसमें डालेंगे वही पोषक तत्व अवशोषित करके वो आपको फसल में जाएगा। वही फसल जब हम काटते हैं तो फसल के साथ वो न्यूट्रिशन फिर वो जानवरों को जाता है। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे जानवरों को जब हम चारा खिलाते हैं तो न्यूट्रिशन अगर आपका अच्छा होता है तभी उसमें आपका पौधे में दूध की मात्रा और दूध में न्यूट्रिशन की मात्रा उसी हिसाब से बढ़ती है। तो चारे में बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन आपको जमीन में बढ़ाना है, तो पौधा अवशोषित करेगा। न्यूट्रिशन के रूप में अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट आप डाल रहे हैं, चूंकि कार्बनिक आप खेती मक्के के नहीं करते होंगे, तो उसमें आप न्यूट्रिशन के रूप में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके हैं, जैसे जानवरों में अधिकतर जिंक की कमी से बहुत बीमारियां होती है, जिंक आप जरूर डालें खेत में। जिंक हुआ, आयरन हुआ, सल्फर वगैरह माइक्रोन्यूट्रिएंट आप डालना शुरू करिए, तो न्यूट्रिशन आपका चारे में आपका बढ़ जाएगा। धन्यवाद सर। आदरणीय रघुवंशी जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, हमारे उमा शंकर जी ने बिहार से सवाल किया, मध्य प्रदेश से सवाल आदरणीय डॉक्टर साहब से किए, और अधिकतर उत्तराखंड में अभी हमारा हरिद्वार में सॉइल टेस्टिंग का काम चल रहा है। उत्तराखंड से भी हमारे वैज्ञानिक किसान जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि अगर किसी का कोई अपनी बात रखना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। हाँ, सबको नमस्ते। मैं भानुदास देशमुख महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, बीड जिले से।
तो मेरा ये सवाल है कि जमीन की जो विद्युत दाहकता है उसके बारे में थोड़ा सा बताया। तो हमारे जो सॉइल टेस्टिंग करके लाते हैं मृदा तापनी प्रयोगशाला से, तो उसमें लिखा होता है विद्युत दाहकता, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। थोड़ा सा मुझे अंग्रेजी में आप बता रहे हैं, विद्युत दाहकता ईसी तो नहीं कहते हैं उसको? हाँ जी डॉक्टर साहब, इसी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उस पर प्रकाश डालिए जी। नहीं, ये विद्युत दाहकता की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ। ईसी, जी हाँ, डॉक्टर साहब, ये कहिए इसी। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की मात्रा जो है जैसी आपकी बढ़ती है जाकर के, ये हाँ। साल्ट का कंसंट्रेशन आपका होता है। साल्ट का कंसंट्रेशन आपकी साधारण मिट्टी में 0.2 0.3 के आसपास रहता है कि जो भी साल्ट आपके हाँ जमीन में पड़े हैं उनका ये हाँ। नाप होता है। तो जैसे अच्छा। ये साल्ट का कंसंट्रेशन 1% या उससे ऊपर जाता है तो ऊसर की ये मात्रा आपकी बढ़ने शुरुआत हो जाती है। तो हर एक का कोशिश करिए कि मीठा पानी आप प्रयोग करें। तब जो आपने मिट्टी के टेस्ट कराया उसमें विद्युत दाहकता भी कितनी है, जरा बता पाएंगे मात्रा कितनी है उसमें? विद्युत दाहकता 87 कुछ तो भी है, मैंने अभी ये नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है। 87 हो रही तो बढ़ रहा हो गया नहीं? पानी आपका खराब है क्या? पानी खारा तो नहीं जो आप उपयोग कर रहे हैं? है, थोड़ा सा खरा है। हाँ, वो पानी फिर आप थोड़ा सा उसको थोड़ा सा सुधार करिए। और विद्युत अच्छा। दाहकता का आपकी 1.5 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। 1.5 से ऊपर जैसे आपकी जाती है साल्ट बढ़ जाते हैं। साल्ट बढ़ने से फिर ऊसर की तरफ ये मात्रा बढ़ती है। ऊसर अच्छा। बढ़ने से सारा न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन अब खराब हो जाएगा। इसको कम करने के लिए आशा है। आपके गोबर की मात्रा कितनी है उसमें? कार्बन पदार्थ कितना है आपका इसी मिट्टी में जिसका आप बता रहे हैं 0.87 है? कार्बन तो मुझे पूरा याद नहीं है, मुझे वो रिपोर्ट पड़ी है। 5 से नीचे होगा मुझे लगता है। 5 से नीचे होगा आपका ये। हो कम है थोड़ा। हमारा जमीन भी थोड़ी सी चौपन है, और पानी भी थोड़ा सा किंचित सा खारा है। अब पानी चूंकि आप नहीं बदल सकते हैं इसलिए अपनी जमीन की स्थिति को बदल दीजिए। कार्बन पदार्थ की मात्रा बढ़ा लीजिए तो हाँ। आपका थोड़ा सा ठीक होगा। आपका गन्ने का चौपन अगर क्षेत्र है तो गन्ने की चौपन मैली भी जमीन आप प्रयोग करें। सुधारने के वास्ते जी, क्या करना पड़ेगा? क्या चीज? चौपन जमीन है, उसको सुधारने के वास्ते क्या करना पड़ेगा? हाँ, वो जमीन पीएच का किसी तरीके से आपको ये। नीचे लाना है। तो इसमें आपका जिप्सम वगैरह हम लोग प्रयोग करते हैं। जिप्सम हुआ, पायराइट वगैरह हुआ, ये आपको प्रयोग करना है। और ये अधिकतर गर्मी के मौसम में आपको प्रयोग करना है क्योंकि जब हाँ। टेम्परेचर ज्यादा होगा और ह्यूमिडिटी आपकी होगी तब ये रिएक्शन करता है। तो मिट्टी में डाल करके जुताई कर दीजिए गर्मी के दिनों में। पानी अच्छा। बहाने की अगर आपकी कहीं पे अच्छी है व्यवस्था तो आप इसको लीज कर दीजिए, यानी कि ये ट्रीटमेंट 1 महीना करने के बाद, जुताई करने के बाद पानी को बाहर निकाल दीजिए। हाँ, अगर वो आपको निकालने के कर दिया वो। और कर जिप्सम दिया जाए। कितना? एक जिप्सम हेक्टर पीएच पे डिपेंड, जिप्सम डिपेंड करेगा वो पीएच की मात्रा आपकी कितनी है। अगर 8 पीएच है तो मान लीजिए 1 कुंटल पड़ेगा, और 9 पीएच है तो उसमें 10 गुना पड़ता है। नहीं तो नहीं, पीएच 8 के की आगे नहीं है। पीएच 8 8 के के आगे आगे नहीं नहीं है। है। हाँ, सेवन हाँ पॉइंट तो नाइन है। 20 कितना है? 7.9। 7.9। हाँ तो ज्यादा आपका हो रहा है तो आप कोशिश करिए 20 से 25 कुंटल एकड़ में डालिए गर्मी के दिनों में। और ऐसे इसमें हरी खाद जैसी चीजें हैं उसका प्रयोग करें। कौन सी फसल इस समय आप ले पा रहे हैं उसमें? हम गन्ना लेते हैं उसमें। इसमें शुगर केन पोषक लेते हैं। तत्वों का, गन्ना के अलावा? हाँ, गन्ना का अलावा कपास लेते हैं। अच्छा, इसमें ऐसी मिट्टियों में पोषक तत्व आपको बार बार डालने पड़ेंगे। खासतौर पे जिंक ऐसा है कि बड़े जल्दी फिक्स आपका हो जाता है ऐसी मिट्टी में। तो जिंक को हाँ। कम से कम आप 2 बार प्रयोग करें और कोशिश करिए कि इसका स्प्रे आप करें क्योंकि जमीन में डालते ये चीजें फिक्स आपकी हो जाती है। इसी तरीके से पोटास आपका है, इसको भी 2 बार में प्रयोग करें। यहाँ पोषक तत्वों का प्रयोग आप टुकड़ों में ज्यादा करें तो ये पौधों को आसानी से उपलब्ध होगा।
और जो जड़ों वाली ऐसी फसलें जिनमें बहुत ज्यादा जड़ें बनती हैं, जैसे धान व गन्ना, ऐसी चीजों का ही प्रयोग करें। ठीक है, धन्यवाद। हेलो ठीक है भाई, और किसी का? सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, पीएच कम करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, अगर किसी का, इस भाई का तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा ये तो अप हुआ है, इस भाई को 2 किलो फिटकड़ी, जब भी एक अपनी क्रॉप में कोई पानी लगाए, अपनी सफेद फिटकड़ी बाजार से ले ले और उसको हाँ, पानी के नाके में रख दे, उसको कपड़े में बांध के, वो अपने आप धीरे धीरे पिघल के जाती रहेगी और पीएच इसका लो हो जाएगा। जिसकी ज्यादा पीएच 8 या 9 अबाउ हो रहा है, वो 3 से 4 किलो फिटकरी ले ले, एक पानी में ही पीएच डाउन आ जाएगा। सर ठीक है, पानी में डालना है। हाँ, पाया वो कपड़े में, वो 2 किलो फिटकरी लेके बाद पंसारी के मिल जाएगी, उसको आप नाके में खुला पानी लगाते हो तो नाके में कपड़े में बांध के रख दो, वो पानी के साथ साथ अपने आप पूरी पिघल के जाती रहेगी और वो आपका डाउन आ जाएगा पीएच। पानी तो हम ड्रिप से देते हैं। ड्रिप से देते हो, ड्रिप में पानी में घोल दो उसको। ऐसा ठीक है। देखो, ये साइंस में इसका प्रूफ नहीं है, ये बता रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस होगा। सर जी, हमने इसका करके देखा है, हमने 10 पीएच को डाउन किया है। हाँ हाँ, वही कह रहे हैं, आपका अनुभव होगा, अच्छी बात है, लेकिन साइंस में इसका ऐसा कोई लिटरेचरी प्रूफ नहीं है। नहीं, ये ऑर्गेनिक आपने तरीके हैं, किया तो साइंस अच्छी बात है। आपके 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 अगर एग्रीकल्चर है उसके हिसाब से चलें तो पीएच कंट्रोल हो ही नहीं सकता, कार्बन बढ़ ही नहीं सकता, आपकी साइंस तो ये कहती है। हाँ, वो हम ऐसी बातें नहीं कर सकते, हमारे पास जो अनुभव हम वही बताएंगे। राम राम। आपने किया, बहुत अच्छी बात है, आप साथी से करवा लीजिए, अच्छी बात। धन्यवाद सर। अभी बिहार से, मध्य प्रदेश से और हरियाणा से आपके पास और महाराष्ट्र से हमारे किसान भाइयों ने आदरणीय डॉक्टर साहब से सवाल किए, और मैं अब सीधा हरिद्वार उत्तराखंड से आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबका आप मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फैजाबाद मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ और सदन में अपने सुझाव रखने कष्ट करें। धन्यवाद मुनिराज जी, आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। हमारे बहन जी ने बहुत अच्छी क्लास ली और अभी डॉक्टर साहब ने सॉइल के बारे में और फसलों के बारे में जो ज्ञान दिया है वो बहुत ही अच्छे से दिया है। और कृषि विज्ञान केंद्र का काम करते समय सर को जो किसानों के अनुभव आए हैं उसके माध्यम से उन्होंने उजागर किया है। डॉक्टर साहब से आज मुख्य अतिथि जो है उनसे मैं एक ही विनती करना चाहता हूँ कि आप कृषि विज्ञान केंद्र का काम जो करते हो और किसानों से जुड़ते हो, निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए। तो सिर्फ उपज बढ़ाने से आय बढ़ेगी ऐसा आपको एक वैज्ञानिक के नाते, किसान के नाते या व्यक्तिगत रूप में लगता क्या? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि उत्पाद बढ़ने के बाद में मार्केट में जो स्थिति होती है उसमें दाम गिर जाते हैं और किसानों की आय बढ़ती नहीं है, और जब उत्पाद कम होते हैं तो किसानों की आय बढ़ती है। आपका व्यक्तिगत अनुभव, वैज्ञानिक करके अनुभव हम जानना चाहेंगे, मेरी विनती है। धन्यवाद। देखो, जो आय दोगुने के संबंध में दोनों तरीके हैं, एक तो उत्पादन आपका बढ़े, दूसरा लागत आपकी कम हो। लागत कम करने के लिए हमारी सबसे ज्यादा लागत रसायनों पर जाती है, तो रसायन किसी तरीके से आपको कम करने हैं, और सबसे बड़ा उपाय है कि आप पोषक तत्वों का संतुलन जब तक आप नहीं बनाएंगे तो ये आपका उपयोगी नहीं होगा। तो संतुलन आप बनाइए। इसके बाद खेती की प्रवृत्ति को आपको बदलना है, उत्पादन बढ़ाने की। दोगुने की तो गारंटी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, कुछ किसान भाई जैसे फसल चक्र में थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, या खाली जो खेत कहीं से आपको लगता है, जैसे आपने अमरूद कर रहे हैं या आम कर रहे हैं, उसमें दूसरी चीजें बीच में करें। गन्ने के किसान है, जब तक इसमें इंटर क्रॉपिंग आप नहीं करेंगे, बीच में दूसरी फसल का उत्पादन आप नहीं करेंगे, तो इसमें दोगुनी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। उत्पादन में पर यूनिट एरिया में अधिक से अधिक उत्पादन लेंगे तब जाकर के आपके बने। तो जैसे गन्ने का किसान है, या बीच में जो आपका हिस्सा बचा उसमें बहुत अच्छा चुकंदर आपका हो जाता है, बहुत अच्छी सब्जियां होती हैं, लेकिन ये छोटे किसान ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, बड़े किसानों के लिए संभव नहीं होता क्योंकि लेबर बहुत ज्यादा लगने लगता है। तो उत्पादन दोगुने करने की बात तो होती है, लेकिन ऐसा कोई
रामबाण फार्मूला नहीं है। बस ये उत्पादन बढ़ाना है आपको पर यूनिट एरिया से, तो फसल चक्र के साथ साथ अन्य फसलों का भी आप उपयोग करें और संतुलन आप बनाएंगे तो आपकी लागत को कम करना, दोनों काम आपको करने पड़ेंगे तब ये संभव। और दोनों का तो नहीं लगता है, कुछ किसान हैं जो कर पा रहे हैं, वो भी कुछ ही होते हैं जो एक साथ कई चीजें आपकी कर लेते हैं। जैसे 2 फसलें आप कर रहे हैं तो वो किसान एक साल में 4 फसलें करने लगता है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन की बहुत सी प्रजातियां आ गई। जैसे आपकी मक्का ही है, मक्का भी आपकी 70-80 दिन की भी आ गई, लंबी वाली भी आ गई। उड़द मूंग आपकी है जो 60-70 दिन में गर्मी में आपकी हो जाती है, ये आपकी बरसात में 90 से 100 दिन तक चली जाती है। तो कुछ प्रजातियों का चयन करें और आप इंटर क्रॉपिंग पे जरूर चले जाएं, तब आपका अच्छा से हो पाएगा। डॉक्टर साहब, मेरा जो सवाल था, आपने कुछ पार्ट तो बोल दिया कि पर यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाना, ये उससे कोई दोहरा नहीं है, लागत मूल्य कम करना उसमें कोई दोहरा नहीं है। हमारा सवाल ये है कि आखिर इनकम जो आता है वो मार्केट के रेट से आता है, तो मार्केट के रेट्स किसानों के हाथ में नहीं होते, तो प्रोडक्शन बढ़ने के बाद में भी मार्केट से जो लिंकेज होता है उसके बारे में आपकी क्या व्यक्तिगत राय है, ये हम जानना चाहते हैं। देखो जी, मैं उत्पादन तक मेरा किसानों के साथ रहता है, इस उत्पादन होने के बाद हमारा साथ छूट जाता है। उसका है कि किसान भाई कभी भी 2 चीजें नहीं कर सकता, उत्पादन और मार्केटिंग 2 नहीं कर सकते हैं। तो या तो आप चैन बनाए, ग्रुप बनाए, जो आपको उत्पादन हो बजाय बिचौलिए सीधे मंडी तक जाए। लेकिन ये कोऑपरेटिव जैसे कुछ जगहों पर कुछ लोग कर पाते हैं, लेकिन समूह के साथ तो संभव है, अकेले संभव नहीं है। कि मार्केट के रेट जो डिसाइड करता है वो आपका मार्केट का आड़तिया वही डिसाइड करता है। तो आपका बीच के बिचौलिए छोड़ करके आप ग्रुप बनाए, कुछ ऐसी चीजें इकट्ठे पैदा करें कि आपका दूर तक जाने लगे, मार्केट जहां पे आपकी हो वहां तक पहुंचो। वो समूह के साथ द्वारा संभव, अकेले नहीं हो संभव, कि वो रेट हमेशा बाजार वाले डिसाइड करता है जो खरीदार है। किसानों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दोनों काम वो नहीं कर सकता। जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आदरणीय डॉक्टर किशोर द्विवेदी सर। और कल हमारी आदरणीय बहन ज्योति गुप्ता जी का सुझाव था कि किसान भाइयों को सॉइल टेस्टिंग पर किसी वैज्ञानिक का अनुभव किसानों को मिले, तो आज जो है सॉइल टेस्टिंग पर और फसल चक्र पर इस मार्गदर्शन मिल रहा है। तो आदरणीय ज्योति जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। ज्योति गुप्ता जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, आपने कल सुझाव दिया था, आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया PORI के द्वारा। चलिए, मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है जी। जी ओम, आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जो पहले तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें सॉइल टेस्टिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। और उसके बाद उन सभी लोगों का धन्यवाद जो क्वेश्चनायर के माध्यम से प्रश्न पूछ करके हमारा ज्ञान बढ़ाते रहे हैं। और निश्चित ही मैं इसका सदुपयोग करूंगी भविष्य में और इससे किसान भाइयों को लाभ देने का प्रयास करूंगी। आप हमें हमेशा ही किसी न किसी रूप में एक नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें और हम छोटे स्तर पर काम करना स्टार्ट करें तो ये बड़ा परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूं, क्योंकि मुझे बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है और उनके लिए टिफिन तैयार कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक अपना नंबर आपसे शेयर कर दूं, नंबर आप ले लीजिए। तो क्या होता है, हम हमेशा आपसे नहीं जुड़े रह सकते हैं और ना आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। कोई सी आप खेती करने जा रहे हैं, कोई रसायन आप खेती में प्रयोग करने जा रहे हैं, कोई ऐसा नया काम करने जा रहे हैं, या आपको लगता है खेती बाड़ी में कोई आपकी बीमारी लग गई है, तो आप उसका फोटो खींच करके हमें व्हाट्सएप करिए। हम कोशिश करेंगे आपका उत्तर देने के लिए। हमारी एक पूरी टीम है। अगर हमें कोई चीज नहीं आती, हम टीम से आपका कोशिश करेंगे आपकी जिज्ञासा को शांत किया जाए। तो हमारा नंबर आप ले लीजिए। तो व्यक्तिगत रूप से भी आप जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और ऐसे आप काम कर रहे हैं जो एकदम अलग से हैं। अगर हमारी थोड़ी बहुत ये कोशिश आपको सहायता कर पाती तो बहुत बहुत आभार आपका। नंबर आप लिख लीजिए 941
266। ओम भैया जी प्रणाम, बहुत सुंदर मार्गदर्शन, 7101। बहुत अच्छा लगा हमको। जी जी मैम। ओम सभी भैया को। डॉक्टर साहब एक बार नंबर रिपीट कर दें। 941 266 7101। ये सेवाल जी जुड़े हुए हमसे बहुत पहले, नगर के जमाने से जुड़े हुए हैं। आप इनसे भी नंबर ले लें, कभी जरूरत पड़ती है। सदन को धन्यवाद। और मैं आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गए, मोबाइल नंबर पूरा नहीं आया। 941 266 7101। 941 266 7101। हो गया जी? रघुवंशी जी कंफर्म हो गया? जी 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 धन्यवाद। जी ओम, मैं क्षमा चाहूंगी बीच में डिस्कस कर रही हूँ। आप ड्रम स्टिक या मोरिंगा के बारे में अभी किसी भाईजन के माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही थी, तो मैं चाहूंगी इसकी संपूर्ण जानकारी दीजिए कि इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और किस सीजन में इस फसल को लगाया जाता है और क्या क्या लाभ इससे लिए जा सकते हैं, शरीर पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में ड्रम स्टिक की पूरी जानकारी अगर दे पाए कभी तो। और एक दूसरा निवेदन और था सर कि जैसे आप किसी भी डॉक्टर साहब या फिर किसी भी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करके स्टार्टिंग कर देते हैं और हम तुरंत सुन नहीं पाते, तो लास्ट में जब भी आप सर का उद्बोधन समाप्त हो तो ये जरूर बताएं कि इन सर के माध्यम से हमने ये जानकारी प्राप्त की। ये निवेदन जरूर रहेगा क्योंकि हम लोग गृहिणियां हैं, बच्चों की थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ता है, तो कई बार उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं रहते, हम वॉइस प्रॉपर सुन नहीं पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर आपको दे दिया है, कभी आप बात कर लीजिए। नंबर आपको दिया, जब आपको फुर्सत मिले तब आप बात कर लीजिए। डॉक्टर अनिल क्या बोल रहे हैं, कहाँ से? जी 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 वही मैडम, सारी बात खत्म हो रही है, आप लेट हुई हैं। मैं कृषि विज्ञान के मुजफ्फरनगर का इंचार्ज हूँ। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ से जुड़ी हुई है। मैं विशेषज्ञ आपका मृदा विज्ञान से हूँ, लेकिन किसानों से जुड़ा, इसलिए थोड़ी बहुत चीजें और भी मैं बता पाता हूँ। आपने मोरिंगा के बारे में कहा है तो बरसात के समय लगाइए, इसका पूरा पौधा उपयोग करिए। आपने साउथ में देखा होगा, इसमें पत्तियां, इससे अच्छा न्यूट्रिशन किसी और क्रॉप में नहीं है। किसी भी रूप में उपयोग करिए, मल्टी न्यूट्रिशन की समस्या आपकी इससे समाप्त होगी। इसका उपयोग ड्रम स्टिक की सब्जियां आप बनाइए, सांभर बनाइए, अचार बनाइए और पत्तियों को दाल जैसे डाल करके सब्जियों को कुछ न कुछ डालिए तो आपके लिए उपयोगी ओके। अभी एक साथी हमारे कई उन्होंने प्रजातियां लगाई हुई हैं, आप उनसे पौधे मंगवा लीजिए। उन्होंने अपने खुद ही एक पेटेंट कराने जा रहे, खुद ही अपने प्रजाति विकसित की है। आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, आप संपर्क में रहें। ज्योति बहन, आप बाद में मुझे कॉल कर ले, आपको मोरिंगा से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए होगी वो मिल जाएगी। और मैं एक चीज आदरणीय परम सम्माननीय गुरुदेव से सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब भी आप मुख्य अतिथि को या हम बुलाते हैं, या जो क्रॉप स्पेशल साइंटिस्ट होते हैं या सॉइल के साइंटिस्ट होते हैं, तो कृपया उनका नंबर, वो जो ज्वाइनिंग लिंक रहती है जो एक हम नेक्स्ट डे के लिए भेजते हैं, वो उसमें मेंशन कर दें, ताकि बाद में जो इंक्वायरी आती है और इसमें जो समय बेकार जाता है नंबर बताने में, ये इसमें, तो वो उसका सदुपयोग हो जाएगा।
जी रघुवंशी जी, आपका सुझाव है। आदरणीय मुख्य अतिथि का नंबर वहाँ उस पर लिख जो भी मुख्य अतिथि है सभी के नंबर मेंशन कर दें जी। आदरणीय ज्योति बहन जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं शहडोल से हूँ, मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं सर। जी तो आपको जो है नंबर आपका शायद मेरे पास है, और मैं आपको कुछ जानकारी है तो और जानकारी, विस्तृत जानकारी रघुवंशी जी से या अन्य किसी से मिल जाएगी मुरंगा के बारे में, ठीक है ना? जी रघुवंशी जी का नंबर बता दीजिए प्लीज। जी मैं दे दूंगा आपको, मेरा नंबर आपके पास है? ओके जी मैं दे दूंगा। मुनीलाल जी बोल रहे हैं? हाँ जी मेरा नंबर आपके पास है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा निवेदन स्वीकारा। जी धन्यवाद आपका। जी मैं सदन में उपस्थित सभी को सादर प्रणाम। मैं आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी ओम नमस्कार, धन्यवाद सभी को। आज की कक्षाएं बहुत सुंदर चल रही हैं और मैं हालांकि बीच में नहीं जुड़ पाया क्योंकि नेटवर्क की समस्या थी, तो लेकिन मैंने जो चर्चाएं सुनी उससे जो तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है वैज्ञानिकों के बीच में, और ऐसे इच्छुक कृषक हों, चाहे गृहिणी हो, चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, तो इस फोरम के माध्यम से हम जो लगातार इस तरह से एक्सचेंज हो रहा है जानकारी का, उस जानकारी के कारण शायद आने वाले समय पर कुछ एक कदम उठाए जाएंगे। हमारे जो भी साथी उस ज्ञान को तलाश रहे थे, तो निश्चित रूप से इससे एक फायदा नजर आ रहा है कि हम जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं उससे न केवल जानकारी का आदान प्रदान हो रहा है, बल्कि एक दूसरे से संपर्क सूत्र लेकर के इस पर और विस्तारीकरण करने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो इस काम को करने के लिए मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि अनिल जी का, डॉक्टर अनिल जी का मैं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आज भी आने वाले समय पर आप इसी तरह से इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से, और आप व्यक्तिगत रूप से भी जहां आप जुड़ गए हैं, आपका नंबर आ गया है, तो उनसे संवाद करके ये जैविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जो भी हम योगदान कर सकते हैं इस राष्ट्र की भलाई के लिए और धरती माता के उत्थान के लिए, क्योंकि जहाँ पर रसायन का उपयोग ज्यादा हो गया है और किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है, उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इसको आशा करते हैं कि हम इस प्रकार से जुड़ के तकनीकी ज्ञान का प्रसार करते हुए, अपनी समझ को आगे विकसित करते हुए, एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हुए हम अपने कार्य को इसी प्रकार से इस जैविक प्राकृतिक खेती के जो एक को हम एक आंदोलन के रूप में हमें लेना चाहिए अपने मन में, और उसके बाद अपने कार्यों के माध्यम से। तो इसमें सभी लोग जो भी योगदान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और कुछ आगे करने के लिए प्रयासरत हैं, उन सभी को अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आपने मार्गदर्शन दिया। और सदन में उपस्थित हमारे आदरणीय भुवनेश्वर राय जी हैं, मैं उनको धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। मैं सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब को हृदय से प्रणाम करता हूं, और मैं बार बार ये कहता हूं कि हर किसान जो खेती करता है, अगर वो अपने जिले के केवल कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्टों से समय समय पर जाकर के कृषि विज्ञान केंद्र का भ्रमण करे और आप लोगों से केवल बात करें, तो निश्चित मानिए कि आप उस गांव के सबसे अग्रणी किसान होंगे। निश्चित रूप से वहां बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है। आपके जाने के बाद ये जितने वैज्ञानिक महोदय होते हैं, सब लोग आपकी बात बहुत कायदे से सुनते हैं। इनको अपार खुशी भी होता है कि किसान जब इनके वहां जाता है तो अपार खुशी भी होता है, और हर चीज़ें आपको वहां घूम करके देख करके सारी व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। आज के जो योग टीचर मेरी बहन थी, वो उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जो भी वैज्ञानिक होते हैं, वे जो भी बात बताते हैं वो अपनी एक्सपेरिमेंट की व्यवस्था के हिसाब से बताते हैं।
और हमारे किसान भाई, इसीलिए कहा जाता है कि किसान भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा अंतर होता है, जैसा कि इस सेशन में भी हुआ। जैसे विक्की भाई ने, जो एक बहुत प्रगतिशील किसान हैं, उनका पीएच मेंटेन करने पर जो चर्चा हुआ, और उन्होंने बताया कि 10 पीएच तक का भी फिटकरी से कंट्रोल किया जा सकता है, और एक ही बार में कंट्रोल कर दिया जाता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि पानी में घोल करके उसको दे दीजिए। मुझे भी लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। 10 पीएच का मतलब होता है कि उस खेत में बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, पूरा रे हो जाता है, बहुत हाई पीएच होता है, उसमें कोई पौधा तो छोड़ दीजिए, कोई खरपतवार भी नहीं जमता है। और ऐसे कंडीशन में केवल फिटकरी से मुझे भी नहीं आइडिया है, मैं भी काफ़ी काम किया हूँ इस क्षेत्र में। अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट, बहुत ऐसे फील्ड थे जो उसर थे, और तो ये फिटकरी से ही सुधार दिया होता, लेकिन उसने बहुत बड़ा खर्च किया और उसमें नहीं हो पाया। कोई भी कार्यक्रम जब हम करें या बतावें तो पहले उसको हर चीज़ पर परख लें। आप किसान हैं, आप खुद साइंटिस्ट हैं, आपके पास खुद का फील्ड है, आप उसको बिल्कुल देखते रहें, उसको चेक करते रहें कि हाँ इतना पीएच है, हमने इतना फिटकरी डाला तो क्या पीएच कम हुआ, किस लेवल पर कम हुआ, अगर ज़्यादा है तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस पर थोड़ा सा अगर बिल्कुल कंफर्म हो जाए तभी हमारे किसान भाइयों को और उसमें लोगों को बतावें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो थोड़ा सा लोगों के मन में ये दुविधा हो जाती है कि हम ऐसे भी करें और ये बताया गया और फिर वो करें और फिर उससे लाभ न मिले, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैं चूंकि समय होता जा रहा है और भी वक्ता होंगे, मैं एक बार फिर डॉक्टर साहब का बहुत बहुत हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आपके कृषि विज्ञान केंद्र के प्रति जो आपने अनुभव व्यक्त किए हैं, ये शायद ऐसे ही सब लोग अनुभव करें, क्योंकि ये निःशुल्क संस्था है और किसानों के लिए। और अधिकतर अच्छी बात यह है कि जो भी वैज्ञानिक यहाँ है अधिकतर किसान के ही बच्चे हैं। उनको बड़ा सुकून मिलता है जब कोई किसान आता है, उनके माध्यम से उनको थोड़ा सा ही लाभ मिलता है तो आत्मसंतोष मिलता है, वो सबसे बड़ा मिलता है। क्योंकि अधिकतर किसान बच्चे हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र में कार्य। हेलो सर जी, 2 मिनट बोलना चाहूंगा मैं। एक तो भुवनेश्वर जी, हमने अपने खेत पे एक्सपेरिमेंट किया है। मेरा एक खेत है, वो मतलब वहाँ पानी का भराव होता है बहुत ज्यादा, वो नीचे बहुत ही नीचे जमीन में है, उसमें सारा 3-4 किलोमीटर एरिया का पानी आ जाता है। और उसकी हालत ये है कि मतलब आप उसमें से आप नमक जो है ऊपर आ जाता है सारा, और उसको आप इकट्ठा करके नमक बना सकते हो, मतलब उसकी हालत ये है उस खेत की। तो उस खेत में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, हमने 2 किलो एक बार डाली, तो उससे हमने फिर मिट्टी की जांच कराई, उससे कुछ डाउन आया, फिर हमने 2 किलो दोबारा डाली। मतलब शुरुआत में उस मिट्टी का पीएच था 10, और दोबारा 2 किलो डालने के बाद उस मिट्टी का पीएच पाया 8। इसका ज्यादा उपयोग ना करें किसान बार बार, नहीं तो मिट्टी का पीएच ये बिल्कुल लो कर देगा। ये हमने बिल्कुल देख लिया है इस चीज का एक्सपेरिमेंट करके। दूसरा, इस फिटकरी के हमने और 2-3 फायदे खुद के एक्सपेरिमेंट हमने अपने किए हैं। एक तो जैसे पत्ता गोभी जो होती है उसमें एक कीड़ा लगता है, वो अंदर तक खा के, उसको बोरर बोलते हैं, वो खत्म कर देती है। उस पे 1 लीटर पानी में 200 ग्राम फटकड़ी मिला के उस पे स्प्रे कर, उस कीड़े पे बहुत ज्यादा फायदा करती है ये। दूसरा, अगर रस चूसक कीटों पे अगर इसका स्प्रे करते हैं तो 1 लीटर में 100 ग्राम फिटकरी मिलाएं, उसमें बहुत बढ़िया फायदा करती है। तीसरी चीज, जिस किसी को स्किन एलर्जी है वो इसको पानी में पीस के मिला के 20-25 ग्राम और डेली स्नान करता है तो डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं है। स्किन की एलर्जी, सारी स्किन की एलर्जी कंट्रोल हो जाती है। ये स्किन की एलर्जी के मामले में हमने 10 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया और 10 के 10 ठीक है। धन्यवाद। और अभी हम इसका जो जिसका ट्यूबवेल का पानी ज्यादा खा रही है उस पे भी हम काम कर रहे हैं। 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाने वाली, उस पानी की हमने टेस्टिंग कराई है। वो डाटा फिर मैं आपको फिक्स बता दूंगा कि इसका पीएच पहले कितना था पानी का, अपने डालने से पहले फिटकरी का, और अब कितना डाउन हो, वो सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों को।
जी विक्की जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि 10 pH था और हमने कंट्रोल किया और ऊपर नमक आ जाता था। यही कंडीशन होता है, अगर pH 10 हो जाएगा तो ऊपर नमक बहुत आ जाएगा, लेकिन आपने किया। इसके लिए आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीज़ें, डॉक्टर साहब सुन भी रहे हैं और डॉक्टर साहब अपने कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी मैं चाहूँगा कि इस तरह की जो किसानों द्वारा पैदा किया हुआ जो एक्सपेरिमेंट है, वैसे फिटकरी का तो बहुत बड़ा महत्व है, तो सब लोग जानते हैं। यहाँ तक कि कोई भी पानी अगर उसमें थोड़ा सा घोल दिया जाता है, हल्का सा भी, तो वो पानी शुद्ध हो जाता है। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपने बताया उसका हम लोग भी संज्ञान में लेंगे और आगे आने वाले समय में इस पर देखेंगे। निश्चित रूप से आपका अभिवादन है। धन्यवाद। हमारे उत्तराखंड से कुलदीप उनियाल जी सदन में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आपका भी 2 मिनट का मार्गदर्शन मिले। कुलदीप जी तक आवाज मेरी नहीं पहुंच रही। ओम। जी सभी को ओम। हाँ, सभी को ओम। सभा में सभी उपस्थित जनों को मेरा प्रणाम। हमारी आज की जो हमारी कक्षा थी, ये काफी महत्वपूर्ण चर्चा आज हमारी हुई है इसमें। क्योंकि सबसे जो खेती में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो हमारा पोषण प्रबंधन जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू है। और ये पोषण प्रबंधन का ज्ञान जो है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हर किसान के लिए इसका जो है, इतना ज्यादा हम इसको समझ इसकी रखते हैं, हम अपनी पैदावार को जो है हम उतना जो है उसको जो बढ़ा सकते हैं। तो ये आज की कक्षा हमारी बहुत महत्वपूर्ण थी। इस तरह की कक्षाएं हमारी लगातार अगर हुए हों तो इससे हमारी जो ज्ञान वर्धन जो होगा, किसानों का जो ज्ञान वर्धन होगा, और सभी जनों का जो हम इससे जुड़े हुए लोग हैं, सब इसका ज्ञान वर्धन होगा। तो इसका प्रसार जो है और भी हम जो है क्षेत्र में कर सकते हैं, अपने से जुड़े किसानों का कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र था आज। तो मैं जो आज के जो हमारे मुख्य अतिथि थे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जो है आज हमें जो है सत्र के माध्यम से जो है बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान का प्रसार किया है। तो बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कुलदीप जी। हमारे सदन में वरिष्ठ वैज्ञानिक आदरणीय विनोद भट्ट जी उपस्थित हैं देहरादून से। मैं उनको भी चाहूंगा कि 1 मिनट का उनका भी उद्बोधन हो। जी ओम, नमस्कार। आज की कक्षा बहुत बढ़िया रही, क्योंकि जब तक इसमें विचार विमर्श नहीं होता है और तब तक जो है कोई समस्या का समाधान भी नहीं हो सकता। तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। और सबसे बेहतर बात यह है कि उन्होंने मुझे जो सबसे उनका ये भी लगा कि जैसे सेब के बारे में उन्होंने कहा कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, तो ये एक विद्वत आदमी का ये आदमी की निशानी होती है कि वो हर चीज में अपनी विशेषज्ञता साबित नहीं करना चाहते। और वो उन्होंने कहा कि उनके पास टीम है, और उनकी जो टीम है वो आपस में बात करके उसका समाधान करते हैं।